नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है सरल समीकरण। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। ठीक है, और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हम इससे कर लेते हैं पूरा। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिया हुआ है वो लिखा है ए नंबर पे कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ना है और आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका समीकरण किस तरह से बनेगा और हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम ए क्रमांक डाल देते हैं और हमें क्या करना है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक संख्या के, तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो x है ना। तो लिख दीजिए माना संख्या बराबर क्या है, x। ठीक, फिर आगे के, अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें कि जो संख्या है उसके 8 गुने में 4 जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है वो कर लेते हैं। तो क्या कहा गया है, ना कि संख्या के 8 गुने में, यानी x संख्या है तो इसका 8 गुना मतलब 8x है ना, में 4 जोड़िए यानी -4। तो 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा, यानी बराबर से कितना आ जाएगा, 60। फिर लिखा है अब वो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें जो है जो अज्ञात संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो ये 8x है ना। इसके बाद में -4 लिखा है ये, तो हम इस -4 को जो है इधर भेज देंगे 60 के पास में। तो ये धन था तो ऋण हो जाएगा, -4, कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पे आप कोष्टक में लिख भी दीजिए पक्षांतर करने पर। ठीक, फिर 8x बराबर से 60 में से 4 गया तो बचेगा 56। फिर x बराबर से क्या हो जाएगा, 56/8, क्योंकि 8 गुणे में था, वही पक्षांतर कर दिया आपने। ठीक, फिर उसके बाद में अब देखिए कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 8 के पहाड़े में 56 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 7 बार में आता है। तो x का जो मान है वह क्या निकल गया, 7 निकल गया। ठीक, और यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब एक तो हमने हल कर लिया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा लिखा है, बी नंबर का प्रश्न है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कहा है कि एक संख्या का 1/5 अगर घट जाए 4 से तो वो फिर संख्या 3 हमें दे देगा, है ना, 4 घटाने पर। तो अब मान लेते हैं कि वो जो संख्या है उसे कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसे इस तरह से मान लेता हूँ कि बी नंबर डाल के माना संख्या जो है वो क्या है हमारी, y मान लेते हैं इस बार। ठीक है, तो फिर प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार y मान लिया, अब उसका 1/5 यानी y/5 -4 लिख दीजिए, बराबर से 3 बोला है प्रश्न में। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे कि y/5 बराबर से ये हो जाएगा 3 -4 है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये, है ना, पक्षांतर करने पर। ठीक, अब क्या होगा, ये 5 भी इधर चला जाएगा, तो y बराबर से 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, और 5 बटे में था तो गुणे में चला जाएगा, हो जाएगा 7 गुणा 5। इसीलिए फिर y बराबर से कितना आ जाएगा, 7/35। यही जो है आपका उत्तर है इस प्रश्न के लिए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया। अब तीसरे पर आते हैं, लेकिन तीसरे पर आने से पहले ये ए वाले को मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ थोड़ी जगह हो जाए करने के लिए। ठीक है,
तीसरा वाला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा हुआ है तीसरे वाले प्रश्न में, हमें क्या दिया हुआ है। तीसरे वाले प्रश्न में लिखा है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लूँ और उसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, संख्या का 3/4 लेना है, मतलब 3/4 है ना, 4 भाग में से 3 भाग लेने की बात हो रही है, तब हम कहेंगे 3/4। सबसे पहले तो संख्या को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे मैं सी वाले में लिख देता हूँ कि माना संख्या, इसमें z मान लेते हैं, z है, ठीक। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा बच्चों, प्रश्न के अनुसार 3/4 मतलब 3/4, यही होगा ना। तो 3/4 होगा तो 3/4 z, यही लिखा है। 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ यानी -3 कर दीजिए, तो कह रहा है कि 21 प्राप्त होगा। यानी इस तरह से कोई हमारा समीकरण यहाँ पे ये बन गया है। अब हमें इसे इसी तरह से हल करना है जैसे पहले वाले को हमने किया था। तो अब कैसे हल करेंगे, 1 मिनट, ये मिटा दूँ मैं पहले का। हाँ, तो हम इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। अब ये -3 को सबसे पहले उधर पहुँचाना पड़ेगा। 3/4 z बराबर से 21, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण 3। कैसे किया ये, पक्षांतर करके। फिर इसके बाद में अब ये 3/4 को भी उधर पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो z बराबर से 3 गुणे में था तो बटे में चला जाएगा। पहले तो 21 में से 3 घटाइए, कितने बचते हैं। तो 21 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमें मिल जाएंगे कितने, 18। और 18 के गुणे में चला जाएगा 4, क्योंकि इधर भाग में था, और 3 गुणे में था तो वो भाग में चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी कि 18 × 4/3, ठीक। इस तरह से अब 18 × 4/3 हो गया, तो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो यानी 6 चौक कितने हो गए, 24। तो हमें जो है z का मान प्राप्त हो गया 24। यहाँ पे लिख दीजिए, पक्षांतर करने पर ये किया था आपने। पर इस तरह से, तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सी वाला हमने यहाँ पे इस तरह से हल कर लिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है हम डी वाले पे आएंगे, है ना। अब हम डी वाला करेंगे। डी वाला क्या है, लिखा है जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। किसी संख्या के दुगने में से जब मैंने 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वही यही लिखना पड़ेगा हमें जो हम अभी तक लिखते आए हैं। माना संख्या x है, ठीक है, संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार संख्या के दुगने में से यानी 2x कितना घटा दिया, 11, कितना मिल गया, 15। ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। अब इसे किस तरह से हल करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले तो 2x बराबर से 15, ऋण 11 था तो धन 11 हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया हमने, है ना, बाएं से दाएं पक्ष में लेके आ गए हम, ठीक है। तो 2x बराबर से 15 और 11 कितने हो जाएंगे बच्चों, 26, ठीक है, 26 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जो 2 है इसको भी इधर लेके जाना है जो x के गुणे में था। तो 26/2 हो जाएगा ये भी पक्षांतर करने पर, ठीक। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x का मान कितना आ गया हमारे पास में, 13। ये हमारा डी का उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम ई वाले पे आएंगे बच्चों। ई वाला है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उससे परिणाम 8 प्राप्त होता है।
मुन्ना ने क्या किया, 50 में से ना उसकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसकी संख्या को के तिगुने से घटा दिया। ठीक है, तिगुने से घटा दिया, ठीक है, तो उसे परिणाम प्राप्त होता है। तो हम एक काम करते हैं, जो संख्या हमें नहीं दी हुई है उसे हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सा ई वाला है ना, ये माना संख्या m है, m मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटा दिया। तो 50 में से घटाया तो सबसे पहले 50 लिख दो, घटा दिया जो संख्या हमने मानी है उसके तिगुने को यानी 3m को, है ना, और कितना मिल गया उसे परिणाम, 8 मिल गया। ये हमारा समीकरण बन गया बच्चों, है ना, सरलता से बन जाता है बहुत ही ज़्यादा। अब ये जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो m वाली संख्या है उसे यहीं रहने देंगे, बाकी को उधर पहुँचा देंगे। तो ऋण 3m को यहीं रहने देते हैं और ये जो 50 धन का था इसको उधर पहुँचा देते। तो ये 8 धन 50 की जगह ऋण 50 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करने पर। ठीक, अब बताइए, ऋण 3m बराबर से ऋण 42, 50 में से 8 चला जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी ऋण लग जाएगा। तो ये ऋण से ऋण कट गया। अब m बराबर से 48/3 हो गया, 3 को भी उधर भेज दिया हमने पक्षांतर करके। ठीक, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 48 में 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो हम तो जानते ही हैं कि 16 तिया कितना होता है, 48। तो 16 जो है वो हमारा उत्तर हो गया, ये कट गया 16 से। ठीक, तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 16। इसके बाद में बच्चों, अब ई वाले के बाद में हम एफ वाले पे आते हैं। ये है एफ, लिखा है इवेनहल एक संख्या सोचती है। ठीक है, सोच लिया उसने। अब वह इसमें 19 जोड़ती है। ठीक है, जोड़ दिया। फिर 5 से भाग देती है, दे दिया, तो उसे 8 प्राप्त हो गया। अरे बहुत ही सरल है। देखो कैसे होगा, मैं अब भी आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड बस ये मिटा दिया मैंने। तो एक संख्या उसने सोची, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे। पहले तो प्रश्न क्रमांक डाल दूँ मैं, एफ माना संख्या x है, x मान लेते हैं हम, है ना। तो वो एक संख्या सोचती है जो कि x हमने मान ली, उसमें 19 जोड़ती है। तो x धन 19 हो गया, ये प्रश्न के अनुसार लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार। ठीक, 19 जोड़ दी। फिर लिखा है 5 से भाग देती है, ये 5 से भाग दे दिया। ठीक, तो कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो जो बटे में 5 है उसको उस तरफ पहुँचा देंगे। तो x धन 19 बराबर से 8, बटे में था तो गुणे में चला जाएगा। फिर वही पक्षांतर करने पर। अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये करना है कि यहाँ पे लिखा है x धन 19 बराबर से 8 गुणा 5, है ना। तो x धन 19 बराबर से 8 पाना कितना हो गया, 40। फिर अब क्या करेंगे हम, ये 19 को उधर पहुँचाएंगे तो 40 ऋण 19 हो जाएगा ये, है ना। तो जब ये 40 ऋण 19 हो जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 40 में से अगर हम 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, है ना। तो ये 21 हमें मिल गया और यही जो है हमारा उत्तर है। यहाँ पे भी लिख दीजिएगा पक्षांतर करने पर। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से एफ वाला भी हल हो गया। अब इसके बाद में जी वाले पर आते हैं। क्या दिया है, अनवर एक संख्या सोचता है, ठीक है, और यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। चलिए ठीक है, ये भी बहुत सरल है। अब भी मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप देखिएगा बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। और आप लोग जो हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस बराबर कर रहे होंगे रोज़, है ना, घर पर गणित करने की। तो जी वाला है, लिख देते हैं माना संख्या। हम मान लेते हैं कि माना की जो संख्या है वो x है। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार बताइए। प्रश्न के अनुसार ये होगा कि संख्या x है तो 5/2x, यही प्रश्न में दिया है कि संख्या का जो 5/2 है उसमें से 7 निकाल दें यानी घटा दें तो 11/2 प्राप्त होगा, है ना। सरल समीकरण बन गया। अब कैसे हल करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या हो गया ना, इस संख्या में हमारे साथ में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 5/2x ऋण 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो ऋण 7 है ना, इसको उधर भेजना पड़ेगा सबसे पहले।
5/2x बराबर से 11/2, तो ये धन 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा पक्षांतर करने पर। ठीक, अब क्या करना है देखिए, तो 5/2x, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले, बराबर, अब ये 7 के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 के पहाड़े में तो 2 एक ही बार में आता है, तो 11 गुणा 1 ही हो गया, यानी 11 धन 7। अब बटे में 1 है, तो 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 का गुणा 7 से होगा, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, तो 5/2x बराबर से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, 25/2। अब हम x को यहाँ रहने देंगे, 5/2 जब उधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5, 5 25, तो x का मान हमारे पास आ गया 5। स्पष्ट है, और यही हमारा क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। जो गुणे में था वो भाग में चला जाएगा पक्षांतर करने पर, जो भाग में है वो गुणे में चला जाएगा, इस तरह से ये हल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे इस तरह से हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2, लिखा हुआ है निम्नलिखित को हल कीजिए। ए नंबर पे लिखा है, क्या लिखा है ए नंबर पे, लिखा है कि अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम नंबर प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक यानी मिनिमम का दुगुना जमा 7 है। ठीक है, अभी हम समझ लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं, बहुत सरलता से हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए नंबर पे लिख देते हैं हम कि माना न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक बराबर से हमने मान लिया यहाँ पे y। ठीक है कि y है। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार हमसे न्यूनतम अंक ही पूछा है ना, तो हमने उसी को मान लिया कि y है। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा, लिखा है अध्यापिका बताती हैं कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। दुगुना, तो जैसे न्यूनतम अंक जो प्राप्त किए वो कितना है y, तो दुगुना इसका कितना हो जाएगा 2y, तो दुगुना जमा 7 है, जमा मतलब कि जुड़ा हुआ है 7 है। ठीक है, और संख्या कितने दिए हैं अधिकतम, हमें अधिकतम अंक जो है वो कितना दिए हैं प्रश्न में 87। तो ये हमारा समीकरण बन गया बच्चों, इस तरह से है एकदम सरल। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें बस ये करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 2y धन 7 बराबर से धन 7 है, तो यहाँ पे ऋण 7 कर दीजिए, बराबर से 87 में से भी ऋण 7 कर दीजिए, दोनों पक्षों से 7 घटा दीजिए, क्योंकि हमें एक एक करके जो संख्या है उसको इसी तरह से प्राप्त करना है ना, दोनों पक्षों से 7 घटाने पर। ठीक, तो घटा दिया तो क्या बचा 2y, ये धन से ऋण कट गया, बराबर से 80 है ना। अगर 2y बराबर से 80 है तो इसलिए y बराबर से क्या हो जाएगा 80/2 कट जाएगा, यानी 40, पक्षांतर करने पर लिख दीजिए। ठीक, y का मान कितना आ गया 40, और y क्या है न्यूनतम अंक है, ये देखिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है, और यही जो है आपका उत्तर है। ठीक, इस तरह से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, है ना। दूसरा प्रश्न जो है उसको अब हम हल करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने बी नंबर का क्या दिया हुआ है, पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। दिया हुआ है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है भाई,
हमने मान लिया। तो प्रत्येक, अब हमें ये बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं और शीर्ष कोण तो 40 दे ही दिया है। तो जो आधार कोण है जो बराबर होते हैं हमें उसी को पहले कुछ ना कुछ मान लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने बी नंबर के हल में क्या लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण, माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण बराबर बी है। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या है बताइए, दिया है प्रश्न में ही दिया है शीर्ष कोण ए है मान लेते हैं, तो कितना है 40 अंश, और हमें ये बताया है कि जो दो आधार कोण है वो बराबर है, तो बी बराबर सी होगा। 3 कोण है मान लेते हैं ए बी सी है ना, तो दो आधार कोण हो गए बी और सी, तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, है कि नहीं। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, प्रश्नानुसार दिया ही है। ठीक ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, हम जानते हैं कि आप कहेंगे सर हम क्या जानते हैं, तो मैं बता देता हूँ, तीनों कोणों का योग 180 होता है, प्रश्न में भी दिया है। कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। सही कहा ना मैंने। कौन से नियम से होता है ये याद है कि नहीं आपको, त्रिभुज का कोण योग नियम, इसी से होता है ना, ये है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको एक मिनट एक काम करता हूँ ना, एक चित्र भी बना के दे देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी जाए। ये त्रिभुज है मान लीजिए, तो कहा गया है ना कि ये 40 है, ठीक है, ये बी मान लिया हमने, ये सी है मान लेते हैं, ठीक, ये समद्विबाहु हो गया, दो भुजाएं बराबर। तो अब देखिए इसको हल करते हैं हम, जो हमने माना है उसको। ठीक है, तो अब तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है ना, तो मान रख देते हैं हम, ए की जगह कितना रख देते हैं 40 धन, बी की जगह बी, और सी की जगह भी बी ही लिख देते हैं क्योंकि बी तो सी के बराबर ही है, तो बी की जगह भी बी लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पे लिख भी दीजिए चूंकि बी बराबर है सी के, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, बी की जगह पे सी। ठीक ठीक है, अब 40 धन एक बी और एक बी कितने हो गए, 2b बराबर से 180 अंश। ठीक, ये भी ठीक है। फिर इसीलिए 2b बराबर से 180 में से 40 घट जाएगा क्योंकि इधर धन में है, इधर आ जाएगा तो ऋण में आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख भी सकते हैं आप पक्षांतर करने पर। ठीक, इसके बाद में अब 2b बराबर से 180 ऋण 40 मतलब 140 बचेगा। ठीक, तो इसीलिए b बराबर से कितना हो जाएगा, 140/2 हो जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी ये हो गया क्या 70। तो b का मान जो है हमें प्राप्त हो गया कितना, 70 अंश। तो अब जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, b क्या माना था हमने, b क्या माना है, आधार कोण, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः आधार का प्रत्येक कोण का मान 70 अंश है। प्रत्येक कोण का मान कितना है, 70 अंश है, और यही जो है आपका इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। यही जो है आपका क्या है, उत्तर है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पूरा हल, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा सी नंबर का प्रश्न है ना, इसको मिटा दूं मैं पहले। स्टेप बाय स्टेप करने से ही हमें पूरे अंक मिलते हैं, अलग अलग स्टेप पे अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं, तो हमेशा प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप और खूबसूरती से हल करने का प्रयास करें। सी नंबर का है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। ठीक है, राहुल ने जितने रन बनाए हैं उसकी संख्या की दुगनी है, किसकी संख्या,
सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है समझिए। हमसे प्रश्न में पहले ही कह दिया गया है कि सचिन द्वारा बनाए गए जो कुल रन है वो दुगने हैं। किससे? राहुल ने जो रन बनाए उससे। तो हमें राहुल के रन को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जब हम राहुल के रन को कुछ ना कुछ मान लेंगे, जैसे हमने x मान लिया, तभी क्या होगा कि सचिन द्वारा बनाए गए रन 2x हो जाएंगे, दुगना। तो मानना किसके रनों को पड़ेगा? हमें कौन सी संख्या माननी पड़ेगी? जो जिसका दुगना हमें बताया गया है। ठीक है, तो राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन हम x मान लेंगे, तो सचिन द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या अपने आप कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। आगे लिखा है उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन के दोहरे शतक से 2 रन कम है। ठीक है, 1 शतक मतलब 100 रन, तो 2 शतक मतलब 200 रन, उससे 2 कम है यानी कि 198 है। क्या? दोनों के द्वारा मिलकर बनाए गए रन, यानी x और 2x को अगर मिला देंगे, x धन 2x बोल देंगे, तो 198 आएगा बराबर से, क्योंकि उस दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए ये पता करना है। ठीक है, तो यानी x का मान ज्ञात करना है। बहुत सरल सा प्रश्न है, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। थोड़ा बहुत कहीं जो नहीं आया हो वो अभी समझ में आ ही जाएगा। तो इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे? सी वाले को हल कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं उसको सॉल्यूशन के तौर पे लिख भी देता हूँ कि ये सी वाला है जिसे मैं हल कर रहा हूँ। और सबसे पहले पहली लाइन लिख देता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के लिए, कि माना क्या माना? राहुल द्वारा बनाए गए जो कुल रन है, कुल रन कितने हैं बताइए? बराबर x है, ये मान लिया। तो क्या हो जाएगा? इसलिए सचिन द्वारा बनाए, एक मिनट, गए कुल रन बराबर कितने हो जाएंगे? 2x। यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बताइए मुझे? समीकरण x धन 2x बराबर से 198 है ना भाई। राहुल के द्वारा जो रन बनाए गए यानी कि x, वो सचिन ने कितने बनाए? उसके दुगने, और दोनों ने मिलाकर के जितने रन बनाए हैं वो दोहरे शतक से 2 कम है, यानी 198। दोहरा शतक मतलब क्या होता है? 200, है ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसे आगे हल करते हैं इस समीकरण को। तो ये हो जाएगा कितना? 3x बराबर 198। तो x बराबर से क्या हो जाएगा? 198/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। तो x का मान आ गया कितना? 66। ठीक, तो राहुल द्वारा, आप लिख दीजिए यहाँ पे कि अतः राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन 66 हैं। तो सचिन के द्वारा क्या कितने हो जाएंगे? इसीलिए सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर 2x, यानी 2 गुणा 66। तो 2 गुणा 66 मतलब 132। यही आपका उत्तर है, ध्यान रखिएगा। ये आंसरिंग स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, इस तरह से इसे हल करना है बच्चों। तो सी वाला भी हमारे यहाँ पे इस तरह से हल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है बच्चों? वो प्रश्न है हमारा कौन सा? प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, अब ये जो है तीसरा वाला प्रश्न, इसमें भी हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो है हमारे सामने वो दिया हुआ है। क्या लिखा है? निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला लिखा है क्या कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं
उसके 5 गुने से 7 अधिक है। अच्छा, मतलब इरफान के पास में परमीत के जो कंचों की संख्या है उसके 5 गुने से 7 अधिक है। यानी जो भी संख्या हम परमीत की मानेंगे, पहले परमीत की माननी पड़ेगी, क्योंकि इरफान के पास तो परमीत के पास जितने कंचे हैं ना उसके 5 गुना है और उससे भी 7 अधिक है, तो माननी तो हमें परमीत के कंचों की संख्या ही पड़ेगी। फिर आगे लिखा है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कुल कितने कंचे हैं। बहुत सरलता से समीकरण बन जाएगा बच्चों, मैं आपके सामने बना के बताता हूँ, देखिएगा, बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया है ना। ये देखिए लिखा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना। मैं आपको यही एक बात समझने के लिए कह रहा हूँ कि इस टेक्निक को समझ जाइए, हमें यही समझना है तो प्रश्न हल हो जाएगा कि हमें किसकी संख्या माननी है। और कैसे पता चलेगा किसकी माननी है, जब हमसे ये कहा गया है कि इरफान के पास में उतने कंचे हैं जो परमीत के पास हैं, लेकिन परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे इरफान के पास में ज़्यादा हैं। कितने, 5 गुने से 7 अधिक। तो हमें मानने तो परमीत के ही पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना परमीत के पास कंचों की संख्या, परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है, बराबर से हम मान लेते हैं x है। ठीक, तो अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जितने कंचे परमीत के पास हैं इसके 5 गुने से यानी 5x 7 ज़्यादा है, यानी धन 7 किसके पास में है, इरफान के पास में। और इरफान के पास में कुल कंचों की संख्या कितनी है, 37, जो हमें दी हुई है। तो ये हमारा समीकरण बन गया बच्चों। अब हम इसे हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, 5x बराबर 37, ये धन 7 था तो इधर आके ऋण 7 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो। ठीक है, तो 5x बराबर से हो जाएगा 30, इसीलिए बच्चों x बराबर से क्या हो जाएगा, 30/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी x का मान आ गया 6। ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए कि आपने पक्षांतर किया है। ठीक हो गया, तो x का मान 6 आ गया और x हमने क्या माना है, परमीत के पास कंचों की संख्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः परमीत के पास कुल 6 कंचे हैं। ठीक, ये हो गया, ये जवाब हो गया बच्चों आपका। इस तरह से इसे हल करना था। ठीक है, तो अगर अब आप जानना चाहें कि इरफान के पास कितने हैं, तो 5 गुना यानी 6 पंचे 30 और उसमें 7 अधिक यानी 37, प्रश्न में दिया ही था। ठीक है, 37 कंचे हैं। तो इस तरह से ये हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे प्रश्न पे दिया है क्या, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। यानी लक्ष्मी के पिता की आयु तो दी हुई है। ठीक, अब कहा है कि उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी हमें लक्ष्मी की आयु माननी पड़ेगी। फिर लिखा है लक्ष्मी की आयु क्या है। ठीक, ये प्रश्न को मैं मिटा देता हूं, पहले वाले को जो हमने हल किया। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया इसको। और अब जो है हम यहाँ पे हल कर देते हैं ये दूसरा वाला प्रश्न। तो मैं आपके सामने हल कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरा वाला। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लक्ष्मी की आयु मान ले, तो मैं लिख देता हूँ माना लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष। कितनी है, y वर्ष है, इसलिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 3 गुने से 4 अधिक है। ठीक, तो अब प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार बताइए। कुछ भी नहीं करना है हमें, पिता की आयु तो ऑलरेडी दी ही हुई है। तो समीकरण बन गया हमारा 3y धन 4 बराबर पिता की आयु, यानी कितनी, 49 है ना। ठीक है,
तो 3y बराबर से 49 ऋण 4, पक्षांतर करने पर धन 4 उधर चला गया तो ऋण हो जाएगा, है ना। तो 3y बराबर से 49 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 45, यही बचेंगे। तो y बराबर से कितना हो जाएगा? 45/3, इसीलिए पक्षांतर करने पर लिख भी दीजिए। ठीक, तो आप तो जानते ही हैं 3 एकम 3, 3 15 जा 45 होता है। ठीक है, 15 बार में 15 तिया 45, तो आप लिख देंगे y बराबर से, हमने y माना था क्या? हाँ, तो y बराबर से 15। ठीक, 15 वर्ष। ये क्या हो गई आपकी लक्ष्मी की आयु। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। यही क्या हो गया? उत्तर भी हो गया। ठीक, इस तरह से अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। रबर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए क्या हमें? ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हमें जो है अगला प्रश्न करना है, वो है तीसरा प्रश्न। ये दिया है कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर लिखा है कि इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। ये और भी अच्छी बात है। आगे लिखा है कि उन पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, फल वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। ठीक है, यानी उनके बारे में हमें बता दिया है कि जो फलों के पेड़ नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 गुने से 2 ज़्यादा है। किससे? जो फलों वाले पेड़ हैं उनसे। तो हमें फलों वाले पेड़ को ही मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं है 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो हमें सबसे पहले जो पूछा गया है फल वाले पेड़ों की संख्या, वही हमें कुछ ना कुछ मानना होगा। तो मैं जो है यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना, तीसरे वाले का हल कर रहा हूँ, है ना। माना, लिख भी दूँ क्या? तीसरा लिख दिया। ठीक, माना फल वाले पेड़ों की संख्या बराबर, कितनी लिख दूँ मैं? लिख देता हूँ कि t है। ठीक है, t है, लिख दिया मैंने। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि इसलिए उन पेड़ों की संख्या, कौन से पेड़? जो फलों के नहीं हैं, जो फलों के नहीं है, कितनी है? 3t धन 2। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार अब क्या लिखना पड़ेगा हमें? जो 3t धन 2 है, जैसा कि प्रश्न में दिया था, बराबर से है 77 के, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया ही है कि ऐसे पेड़ जिनमें फल नहीं है वो उनकी संख्या 77 है। तो ये हमारा समीकरण बन गया बच्चों। अब देखिए आप कितने आसानी से हल होता है। 3t बराबर कर देंगे 77 ऋण 2, पक्षांतर कर देंगे 2 का, धन में है तो इधर आ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक, तो 3t बराबर कितना बच जाएगा? 75। तो अब t बराबर इसीलिए कितना हो जाएगा बताइए? 75/3, पक्षांतर करने पर। ठीक, तो अब इसको हल कीजिए। 75 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना बढ़ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 25। तो t का मान आ गया 25। और t क्या है बताइए? फल वाले पेड़ों की संख्या। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या बराबर 25 है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसे यहाँ पे हल कर सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका हल। अब और यही जो है आपका उत्तर भी है, मैं आपको बता दूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये बच्चों हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे हल हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में हमारे सामने क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया है, लिखा है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। भाई बड़ा मज़ा आएगा पहेली को हल करने में। लिखा है, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पहेली है। अब इसको देखिए, मैं हल करता हूँ कितनी सरलता से। मैं एक संख्या हूँ लिखा है, तो लिख देते हैं कि माना संख्या x है। ठीक, x मान ली। अब क्या लिखा है, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी 7 बार लो, यानी 7x। फिर लिखा है एक 50 जोड़ो, जोड़ दिया भैया 50। फिर लिखा है तिहरे शतक तक पहुंचाने के लिए, यानी 300 तक पहुंचाने के लिए लिखा है आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी इसमें और 40 जोड़ दूँ। यही हो गया इसका मतलब। अब हल कर लेते हैं फटाफट से। 7x धन 50 और 40 हो गए 90 बराबर से 300। तो 7x बराबर से हो जाएगा 300 ऋण 90। पक्षांतर कर देंगे, जो धन में था वो कहाँ आ जाएगा, ऋण में, है ना, ये बराबर का चिन्ह है। फिर 7x बराबर से 300 में से 90 चले गए, बताइए कितने बचेंगे। 300 में से 90 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 210। ठीक, फिर x बराबर से क्या हो जाएगा, 7 गुणे में था तो भाग में चला जाएगा 210 के। ठीक है, 210 कैसा लिखा गया, हाँ अब ठीक है। तो भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 3, हाँ, तो x का मान कितना मिल गया, 30। तो हमारी जो संख्या है वह कितनी है, 30। तो लिख दीजिए, अतः वह संख्या 30 है। उत्तर, ठीक, अतः वह संख्या 30 है। ये हो गया हमारा, है ना। तो इस तरह से हमें ये हल करना था। और अगला प्रश्न तो नहीं है, इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।